नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे ओवैसी के बयान और उस पर पलटवार की। ओवैसी ने वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन बताया, जिस पर संभल में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करारा जवाब दिया। क्या कहा है जानेंगे, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी के बयान के मायने क्या हैं। आखिर वो यह कहकर क्या साबित करना चाहते हैं। संभल में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। कंबोह गांव स्थित श्री कल्की धाम में आयोजित चिंतन मनन मंथन कार्यक्रम में आचार्य ने कहा कि यह भारत न ओवैसी का है, न बाबर का, और न ही तैमूर लंग का। भारत और सनातन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आइए शुरू करते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। ओवैसी वक्फ की जमीन को अल्लाह की संपत्ति बताते हैं और उनकी रक्षा करना अपना धर्म, वरना अल्लाह के आगे क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ओवैसी को करारा जवाब दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि भारत की भूमि पर भारत का अधिकार है। यहाँ बाबर, औरंगजेब, तैमूर या लॉर्ड इर्विन की कोई जगह नहीं है। अब इस देश में ओल्ड बोर्ड, होड़ और अन्य बाहरी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। सबके बोर्ड उतर जाएंगे, कई के तो उतर भी गए। उन्होंने कहा कि भारत की संसद इन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और सक्षम भी। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? देखिए, भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है, और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूर लंग की है, ना लॉर्ड इर्विन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। भारत में ये ओड बोर्ड फोड़ कुछ नहीं चलेगा। सबके बोर्ड उतर जाएंगे, कुछ के उतर गए, कुछ के और उतर जाएंगे। भारत की भूमि पे किसी बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सरकार और भारत की संसद इस फैसले को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी है और सक्षम और समर्थ भी है। किसी भी बोर्ड का गठन परमात्मा ने नहीं किया है। भारत के संविधान में दी हुई शक्तियों का प्रयोग या दुरुपयोग करके किया गया है। तो भारत की संसद के द्वारा अगर कोई कानून आता है, उसको सभी भारतवासियों को मानना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये बोर्ड की बातें हो गई। बोर्ड जो कि ये कहा जा रहा है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कि ये अल्लाह की संपत्ति है, अगर हम जाएंगे तो उनको कौन सा मुंह दिखाएंगे। वहीं प्रमोद कृष्णन का कहना है कि अल्लाह ने कोई बोर्ड फोर्ड वोर्ड गठित नहीं किया है, ये यहां गठित हुए हैं। भारत की भूमि भारत की है, और वास्तव में जो भी बोर्ड हैं, बहुत से बोर्ड उतर गए और ये भी बोर्ड उतर जाएंगे। सवाल यहां पर यह है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद को फैलाने
की क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड है, अगर जो है और जो जिन्विन है, उसमें जो राशि दान की गई है, जो जमीन दान किया गया है, अगर किया गया है तो उसकी रजिस्ट्री होगी, उसके कागजात होंगे, उसको रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, उस पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है। अगर कब्जा किया है तो वो खाली हो सकता है, अगर जो इस तरह के, लेकिन जिसके कोई कागजात ना हो, जिनकी कोई रजिस्ट्री ना हो, सरकारी कोई दस्तावेज ना हो, उस पर वक्फ बोर्ड कहे कि ये मेरा है, तो ये कैसे संभव है? आपके सिर्फ ये कह देने से तो नहीं होगा ना। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वाल कृष्ण पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अब करें। हमारे साथ AIMIM के नेता भी जुड़ेंगे और उनसे तो जवाब लेंगे ही लेंगे कि आखिर ये ओवैसी साहब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये बहकी बहकी बातें हैं या फिर सोची समझी रणनीति के तहत ये बातें कही जा रही हैं? क्या है ये वाल कृष्ण पांडे जी? कहना चाहता हूँ कि ओवैसी का जो बयान है वो एक तरीके से एक बार में संविधान लेते हैं, एक तरफ कहते हैं अल्लाह बात है। तो जब विषय कहीं न कहीं जो इस देश में सर्व समाज के लोग हैं, यदि ज्यादा लोग हैं, उनकी भी बात आती है तो इनको संविधान हाथ में लेते हैं। और मैं एक बात जी बताऊँ आपसे कि वक्फ वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद अहमद जी, उन्होंने कहा था कि ओवैसी अकेले के पास 30,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। तो असल में क्या है कि ओवैसी तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति अल्लाह की है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जो लोग काबिल है ना, यही अल्लाह हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वक्फ बोर्ड पे जी वाल कृष्ण पांडे जी, आपकी आवाज सही प्रकार से हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है, कुछ व्यवधान आ रहे हैं, तो हम आएंगे आपके पास थोड़ी देर बाद। हमारे साथ एडवोकेट मतलूब चंदेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यूपी AIMIM से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर, बिल्कुल पहुंच रही है। मतलूब साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जो ओवैसी साहब हैं ये कह रहे हैं कि आखिर वक्फ की जो जमीन है, अगर हम इसकी रक्षा नहीं कर पाए, जो उसकी संपत्ति है, सिर्फ जमीन नहीं, जो उनकी संपत्ति है, हम रक्षा नहीं कर पाए, तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? तो क्या वक्फ का गठन अल्लाह ने किया था? क्या कहना क्या चाहते हैं वो? देखिए, वक्फ का गठन भारतीय संविधान के अनुसार हुआ था। 1995 में ये कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत मुस्लिम समाज के लोग अपनी संपत्ति उस पर दान कर सकते थे। ये उनको 1995 में राइट मिला हुआ था। अतः वो अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर या किसी भी नेक कार्य के नाम पर ही उसको देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना यही है कि 1995 में जो संविधान के अनुसार हमको कानून दिया गया था भारत के मुसलमानों का, उसका ही हम लोगों ने पालन किया है। और मैं आपको बता दूं कि 1995 का जो सर लॉ है वक्फ बोर्ड का, उसमें हमारे कमिश्नर साहब जिला अधिकारी महोदय होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर सरकार का हस्तक्षेप बराबर ही रहता है। वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्ति लोग दान करते हैं उसका एक कमेटी होती है, वो उसकी रक्षा करती है, जिसका पूरा ऑडिट करने का राइट जिलाधिकारी महोदय को होता है। कभी किसी तरीके के कब्जे लीगल हो जाते हैं तो जिलाधिकारी महोदय उसको काम को करते हैं, कलेक्टेड करता है, और कलेक्टेड भारत सरकार का एक नुमाइंदा होता है, जिस प्रदेश में है उसका नुमाइंदा होता है। तो कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट का पूरी तरीके से हस्तक्षेप रहता था। और हम लोग जो गठन बनाया गया था 1995 में, उसमें दान करते हैं, एक व्यवस्था है ये। इसको राजनीतिक रूप से इस तरीके का बनाया जा रहा है क्योंकि आज सरकार जो है ना, वो यहाँ पर जो दिखाना चाहती है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, एक ऐसी हालात बना दिए हैं भारत के अंदर के देश की और चीजों पर बात तो नहीं होगी जिसमें टच कहीं पर मुस्लिम का हिंदू का मिल रहा होगा
उसको ज्यादा ही स्टैंड लिया जाता है उस पर। और ये कृष्ण जी जो है, प्रमोद कृष्ण जी, आपने देखा होगा इनकी पॉलिटिक्स का तो हाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये सेकुलर थे, इतने जबरदस्त सेकुलर थे कि राहुल जी के आगे पीछे घूमते थे। इनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक रही हैं, इतनी ज्यादा रही है, पूरे भारत में देखा है। मुसलमानों का भी सहारा इन्होंने लिया है, कई मंचों पे कभी कभी होते थे, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, यही बोलते थे। आज जब इनकी महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई तो आप इनका बदलता हुआ चेहरा भी देख रहे हैं। अब वही मंचों पे मुस्लिमों के साथ राजनीतिक प्लेटफॉर्म तलाश रहे, जब स्टेज पर खड़े हुए हैं, क्या बोल रहे हैं। अब ये एक कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल इमेज भारतीय जनता पार्टी में बनाना चाहते हैं अपनी, अतः भूल जलूल बयान देकर इनको लाइमलाइट में आना है और इनको अब भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना है। अब एक मंदिर के महंत भी होने जा रहे हैं, इन्होंने अपना नाम से कालिक धाम स्थापित भी कर रहे हैं। फंडिंग लेने का एक बड़ा अच्छा रास्ता है, लाइमलाइट में रहिए और फंडिंग प्राप्त करिए। नहीं, ये जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ठीक है, ये सारी चीजें तो जैसे कि आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी पर कहा, ठीक है, अच्छी बात है। ये सारी चीजें आपने अंदर की बातें बाहर निकाल दी, अच्छी बात है, निकलनी चाहिए, चर्चा में लोगों के बीच आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन ओवैसी साहब क्यों इतनी छटपटाहट में है कि वक्त की जब संपत्ति जो भी है और हर जिले में देख रेख जो है इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी कर रहे हैं, तो उनको क्या छटपटाहट है कि इस तरह के बयान देते फिर रहे हैं? ये तो भारत सरकार को बताना होगा कि जब जिला अधिकारी ही उसके मुखिया हैं, वही कमिश्नर हैं, वही देख रेख करते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ, स्ट्रक्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट लेकर आई थी वर्ष 2012 में। कांग्रेस के समय ये कहा गया था कि मुस्लिमों की हालत दलितों से बदतर है। मैं तो कहता हूँ इस जमीन का उपयोग भारत सरकार अपना करिए, बड़े अच्छे स्कूलों को निर्माण करिए मुस्लिम समाज के लिए, वो सारे समाज को उसका फायदा मिलेगा। आप उस पर हॉस्पिटल्स बनाइए, आप डेवलप करिए उसको। लेकिन आपने इस तरीके का विचार शेयर नहीं किया है, बल्कि आप एक अलग विचार लेके आए जो दो धर्मों के बीच में युद्ध हो जाए, जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट आपको मिले। आप वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते। अरे मैं कोई अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर दान करके गया है, तो आप उसमें वो काम करिए जिसका सबको बेनिफिट मिले। अभी तक आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप एक ऐसा लॉ लेके आना चाहते हैं जो आपको हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई प्रदर्शित करे। तो मेरा कहना यह है कि एक तरीके से अगर इसको कंसीड किया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल कानूनी लड़ाई कर रहे हैं। वाजिब बात है उनकी कि एक कानून मिला हुआ है 1995 में, जो लॉ भारत सरकार ने दिया था उसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। इलीगल तो नहीं है ये बात सर बोलना। चलिए ठीक है, इलीगल नहीं है ये बातें बोलना और जोड़ना। बालकृष्ण पांडे जी क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, और गंभीरता के साथ कि वास्तव में जब ओवैसी अल्लाह की संपत्ति की बात करते हैं कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, तो जिस प्रकार से ओवैसी ने 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां वक्फ बोर्ड की कब्जा कर रखी हैं, अपने उपयोग में ले रखी हैं, उससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह के नाम पे ओवैसी अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो बना संविधान के दायरे में बना, लेकिन आप देखिए कि संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो संपत्ति का सबका अधिकार है, वक्फ बोर्ड का कानून अगर किसी पे हाथ रख देता है किसी जमीन पे, तो ये लोग तो कुंभ मेला की जमीन को भी बयान आया है, कुंभ मेला की जमीन भी अब वो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि वक्फ संपत्ति के नाम पे देश की संपत्तियों पे कब्जा करने का प्रयास ओवैसी और उनके जितने भी लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, उनका ये कुत्सित प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें। भारत एक सांस्कृतिक देश है, निश्चित रूप से हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम वक्फ को इतना अधिकार दे देंगे कि वक्फ जिधर जाएगा, जिधर आंख उठाएगा, सारी संपत्तियां उसकी हो जाएंगी। हमारी सरकार बिल्कुल सिर्फ संकल्पित है एक वक्फ बोर्ड के एक पारदर्शी कानून के लिए, एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए, एक समानता के आधार पर व्यवस्था के लिए, जो सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए न्यायप्रिय हो, उस व्यवस्था के लिए इनको अल्लाह के नाम पे इनको कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होने जा रहा है देवेंद्र जी। जिस प्रकार का कुकृत्य इन लोगों ने करीब 1000 वर्षों से कर रखा है, और ये हर जगह करते हैं, क्योंकि हर देश में इस मानसिकता के जहां भी लोग हैं, जिस प्रकार से इन लोगों का काम रहा है वो इसी प्रकार का रहा है, संपत्तियों पे कब्जा करना, पहले याचक बन के जाना उस देश में,
उसके बाद याचक बनने के बाद वहां की संपत्तियों पे कब्जा करना, फिर वहां के जो मूल रहने वाले हैं सांस्कृतिक लोग उनको हटाने का काम करना, चाहे वो आतंकवाद का अवलंब लेना पड़े, धर्म का अवलंब लेना पड़े, धर्मांतरण कराना पड़े। लेकिन मैं बहुत गंभीरता के साथ बता दूं कि भारतवर्ष में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जो आपका एक कुत्सित प्रयास है जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त होने वाली है, चाहे ओवैसी जो भी बयान दे लें, चाहे जो कर दें। चलिए, ये सफलता नहीं प्राप्त होने वाली है, ओवैसी चाहे जो भी बयान दे दें, जो भी कर लें। चलिए, नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आ रहे हैं, बहुत देर बाद हम आपके पास पहुंचे हैं, लेकिन दोनों हमारे जो मेहमान हैं, दोनों प्रवक्ता हैं जो अपनी अपनी पार्टी के, उनके आपने विचार जान लिए। सवाल यहाँ पर यह है कि वास्तव में वक्फ की जहाँ तक बात अभी बालकृष्ण पांडे जी ने कही कि वक्फ ऐसी ऐसी ज़मीन को भी अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है, ये बड़ी आश्चर्य होता है। एक उदाहरण बालकृष्ण जी ने दिया है कि जहाँ पर महाकुंभ हो रहा है, जहाँ महाकुंभ लगने वाला है, उस ज़मीन को भी कहा जा रहा है कि ये वक्फ की ज़मीन थी। 52 एकड़ की ज़मीन जो है वो वक्फ, ये 52 एकड़ या बीघा जो भी हो, ये कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की वहाँ पर ज़मीन है। जबकि महाकुंभ की अगर जो बात करें तो वो तो कई हजार सालों से चलता आ रहा है, लगता आ रहा है महाकुंभ। तो इस तरह की अगर जो बातें आ रही हैं तो वास्तव में वक्फ बोर्ड पर तो प्रश्न उठने खड़े हो जाएंगे। नितिन जी। नमस्कार जी नितिन जी, नितिन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नितिन जी, आप ही से सवाल है। नितिन जी, सवाल आपसे है। नितिन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अपनी तकनीकी टीम, हमारी तकनीकी टीम इसको दुरुस्त करने में लग गई है। हम आना चाहेंगे मतलूब चंदेल साहब जी के पास, और हम इसी प्रश्न का जवाब लेना चाहेंगे कि महाकुंभ की ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड की बात ये हो रही है कि वो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की है जहाँ पर ये कुंभ लग रहा है। तो इसे कैसे हम मान लें कि इस तरह के जो दावे हैं ये सही हैं? मैंने अपने वक्तव्य में फ्रॉम द बिगिनिंग ये बात बताई है कि इस जो लॉ में जो पावर है वो जिलाधिकारी महोदय को है। अभी तक आप सर्वे, उत्तर प्रदेश सरकार को इसका सर्वे कराना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ विगत 5 सालों से कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं, 6वां साल चल रहा है उनका, 7वें में भी एंट्री हो गई है। अभी तक सर्वे कराने में कहाँ समस्या आ रही थी कि कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड की है, कौन सी जमीन नहीं है। कयास वाली बात आज भी चल रही है। जब ताकतवर सरकार स्टैंड करती है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अभी भी कयास चल रहे हैं। अरे आपके पास डाटा नहीं है, आप अभी तक दे नहीं पाए कि कौन सी वक्फ बोर्ड की जमीन है, कौन सी नहीं है। ये सवाल किससे किया जाएगा? आप हवाई फायर कर रहे हैं बैठकर, आप कुछ भी कह देते हैं, पता नहीं कौन व्यक्ति कौन सी जमीन को किसका बता देता है। अरे आपके पास डाटा होना चाहिए। खतौनियां होती हैं, 12 साल होता है, 54 साल होता है, हर चीज उसमें दर्ज होती है। जहां जो जमीन है वो ऑन रिकॉर्ड निकलती है, पता नहीं किसके स्टेटमेंट को चलाया जाता है। मैं ये कहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई कि कौन सी जमीन किसकी है? क्या डाटा नहीं है आपके पास? क्या साबित करना चाहते हैं आप? जी बालकृष्ण पांडे जी, डिपार्टमेंट में आप फैन है क्या? जी बालकृष्ण पांडे जी, सवाल वाजिब है मतलूब साहब का। चंदेल साहब जो कह रहे हैं कि वास्तव में जी ये क्लियर होना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे रहा है कि नहीं ये जमीन वक्फ की है, वो जमीन वक्फ की है। ये कैसे? डाटा नहीं है क्या सरकार के पास? मैं इतना बता दूं कि इनके नेता ओवैसी का ही बयान है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के कागजात नहीं है। इसको ये फिर से क्लेरिफाई कर ले। इनके ही नेता का बयान है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उन्हीं का बयान है कि वास्तव में जैसे उत्तर प्रदेश का विषय है, यहाँ वक्फ संपत्तियों में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके कागजात, उसकी डिटेल या उसकी जो हायरार्की है उसका कोई जवाब, उसका कोई डिटेल इन लोगों के पास नहीं है। ऐसा होगा भी कैसे? जैसे एक महाराष्ट्र में एक उदाहरण आया, जब उसमें जेपीसी के सम्मुख आया, एक अहमदनगर में अहमद शाह की एक कब्र थी, 1919 तक उस राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक था, बाद में वक्फ बोर्ड ने उसको अपनी संपत्ति घोषित कर दी। अच्छा, वो कागजात तो इनके पास होंगे नहीं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये ओवरऑल काम कर रहा है। ऐसा पूर्ववर्ती सरकारें जो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकारें नहीं हो, तो इन लोगों का उद्देश्य ही था इस देश में रहने वाले जो ये इस मानसिकता के लोग हैं, जो संपत्तियों पे कब्जा करने वाले लोग हैं, इनको संरक्षण प्रदान करना ये इनका स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य था देवेंद्र जी। तो निश्चित रूप से जब हम सरकार में आए तो हमको ये समस्त चीजें पता चली, क्योंकि देश को हमको विकास के पथ पे ले जाना है, तो समानता, न्याय आदि विषयों की बात होनी चाहिए। जो अराजकता इन लोगों ने फैला रखी थी, इनकी मानसिकता, इनकी वैचारिकता के लोगों ने इस देश में, उसमें विभिन्न, जिसमें वक्फ भी इनका एक बहुत सशक्त माध्यम था। किसी को भी संपत्ति को भी कह देते हैं कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ की हो जाती है, वो ट्रिब्यूनल में ही, इनके ट्रिब्यूनल में ही जाता है, और ट्रिब्यूनल अगर उसको खारिज कर देता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी कोई अधिकार नहीं। ये वक्फ का कानून है। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि संविधान में इस प्रकार के कानून को कैसे प्रश्न मिल सकता है, जो संविधान देश में समानता, स्थिरता, न्याय की और समरसता की बात करता हो, उसमें कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के 4 लोग बैठ के किसी संपत्ति का निर्णय कर लें और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न हो सके? यानी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है ही नहीं वक्फ बोर्ड के कानून में। तो मैं बहुत गंभीरता के साथ, स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि मतलूब चंदेल जी, भारतवर्ष की संपत्ति भारतवर्ष की है। और दूसरी बात, आप एक बात समझ लीजिए कि कुरान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि कुरान की दृष्टि से वक्फ हराम है, क्योंकि जो कुरान में नहीं है वो सब हराम है। तो मतलूब चंदेल जी, बहुत गंभीरता के साथ इसको समझ लीजिए कि कम से कम आप कुरान को मानिए, कुरान के विरोध में मत काम करिए, भारत की जमीनों पे कब्जा करने का कुछ प्रयास मत करिए। भारत की जमीनें भारतवर्ष के लोगों की हैं। दान के नाम पे देश की जमीनों पर कब्जा करने का जो कुचक्र आपने रचा हुआ है वो सफल नहीं होने वाला है। आपके हर कुचक्र से हम वाकिफ हैं और उसका सबका हम निदान करेंगे, निश्चित रूप से निदान करेंगे। तभी ये देश समानता, समता के आधार पे, खुशहाली के मार्ग पर, धर्म के आधार पे आपको किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस प्रकार पूरे विश्व में आप लोगों ने बचा रखा है वो भारतवर्ष में नहीं होने पाएगा। यह स्मरण रहे, क्योंकि भारतवर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः। समता, सबका हित हो, सबका उत्थान, ये भारतवर्ष की संकल्पना है। हम बस कुटुंबकम को लेके चलते हैं मतलूब चंदेल जी। हम आपकी तरह कब्जा करने की नियत से नहीं आते हैं, हम आपकी तरह काफिर नहीं घोषित करते हैं। हम कहते हैं कि आपकी विचारधारा है, जो आपको मानना है मानिए आप, लेकिन इस देश में जो आपका कुचक्र है वो सफल नहीं हो पाएगा मतलूब चंदेल जी। यह स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। तो वैसे आपको बताइए कि वो दिन लग गए जब उनके काम हुआ करते थे, जब वो 2-4 हजार करोड़ की संपत्तियों पे कब्जा करके बैठ जाते थे, उनकी दुकान चलती थी, दुकानें नहीं चलेंगी इस देश में मतलूब चंदेल जी। ये देश सांस्कृतिक सरकार है, इस देश की राष्ट्रवादी सरकार है, इस देश की देश को विकास पे ले जाने वाली सरकार है। ठीक है, आ रहे हैं मतलब जी, ठीक है, आ रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव जी के पास हम जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी एक भी कमेंट उनका हम नहीं ले पाए। तो मतलूब जी आ रहे हैं आपके पास, आपकी बात जरूर सुनेंगे। नितिन श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी मतलूब जी ने एक बात कही है कि कोई भी कहीं भी दावा कर देता है, तो क्या सरकार के पास इसके दस्तावेज नहीं हैं कि कौन सी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और अब तक सरकार क्यों नहीं इसकी सर्वे करा पाई? देखिए देवेंद्र जी, ओवैसी की एक विशेष वर्ग के लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। इस तरह के बयान वो अक्सर दिया करते हैं और यही उनकी एक राजनीति का केंद्र बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 का चाहे यूपी विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी ने जो है पूरी तरीके से कंटेस्ट किया। तमाम जगहों पर जो है वो समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको जीत नहीं हासिल हो सकी। और इसी न जीतने की वजह से उनकी जो बौखलाहट है, ये कहा जाए तो ज्यादा सही रहेगा कि उनकी जो बौखलाहट है वो लगातार ऐसे बयानों के जरिए केंद्र में बनी रहती है। इस बार जो बयान आया है वो संभल को लेकर के है,
संभल मुद्दे को लेकर के हो या फिर मुस्लिम तमाम मुद्दे को लेकर के, चाहे यूपी के तमाम मस्जिदों के सर्वे जो हो रहे हों उसको लेकर के बातचीत हो, असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर के खाता आसान्वित रहते हैं कि यूपी में उनको जो है खास तरजीह मिलेगी और मुस्लिम वर्ग का जो एक को महत्व मिलेगा। लेकिन चुनाव ने उनको नकारा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकारा है। इस तरह के बयान देकर के वो अपने आप को निश्चित रूप से केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं राजनीति की, और ये भी जो विपक्षी खेमा है ये बात का भी आरोप लगाता है कि ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि चाहे जो भी चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, उन्होंने खेल बिगाड़ने का काम किया है। जहां पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे मुस्लिम बाहुल, वहां पर जीत हार का जो अंतर है वो खाता देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है वो मुस्लिमों पर ही आधारित है और यही उनका केंद्र बिंदु है। जी, मुस्लिमों पर आधारित है और यही केंद्र बिंदु है। जी मतलूब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पांडे जी ने जो बात कही है, मुझे ये लगता है कि पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष रख रहे हैं। 1995 जो वक्फ एक्ट है उसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात बड़ी आपत्तिजनक उन्होंने की है कि ऐसी मानसिकता है कि भारत की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। जरा इनसे ये बताइएगा कि जो कानून भारत में बना है उसी को फॉलो करते हैं और भारत के लोग ही हैं। अरे भाई, अगर आपकी हिम्मत ज्यादा है और अगर आप ताकतवर हैं तो चाइना के द्वारा की गई हरकत पर कभी कोई प्रतिक्रिया आप नहीं देते हैं। उसके द्वारा जमीन कब्जा की गई उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं है। आपने तो एक राजनीतिक स्टंट बना लिया कि भारत के लोगों से ही आपको लड़ाई लड़ना है, तो आप उसी में सफलता प्राप्त करेंगे। लास्ट में आपको हिंदू और मुस्लिम की खाई को स्टैंड करना है, क्योंकि आपको कुर्सी लेना है ना। आपको कुर्सी पर्याप्त मात्रा में मिल गई है, आप उसको लंबे समय तक लेना चाहते हैं। आप कोई ऑथेंटिक बात नहीं करेंगे। आपकी बात में जब तक हिंदू मुस्लिम का मसाला नहीं होगा तब तक हो ही नहीं सकती। आप ये बताइएगा, ये कौन लोग हैं जो भारत की जमीन ले जाना चाहते हैं, जिनकी आप चर्चा करने लगे हैं? आप ये बताइए, ये भारत के लोग ही हैं। भारत के संविधान में इनको अधिकार मिला है। आर्टिकल 14 के आधार पर 1995 का कानून बनाया गया था। ये कौन सा संविधान है? भारत का संविधान है। हम सब उसको फॉलो करते हैं। भारत की जमीन को आप माता मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सारे लोग करते हैं, सारे भारत। जी बालकृष्ण जी जल्दी से जी कौन लोग हैं जो भारत की जमीन पर कब्जा कर लेंगे? भारत की जमीन पर कब्जा सुन लीजिए देने के लिए तैयार है। एक मिनट मतलब चंदेल साहब, मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूँ, निश्चित रूप से आपका मार्ग बदल गया होगा आपकी कुछ पीढ़ियों का, लेकिन आपको इस बात की समझने की आवश्यकता है बहुत गंभीरता के साथ कि भारत के संविधान में अधिवक्ता है, इसलिए इनको समझाना जरूरी है। देवेंद्र जी भले 1 मिनट लग जाए, लेकिन संविधान हमारा सोर्स ऑफ ऑल जो सारे जितने कानून है, ऑल ऑफ लॉ सोर्स ऑफ उसका है वो संविधान है। जब कोई कानून संविधान के विरोध में खड़ा हो जाए तो वो वाइड होगा, वो शून्य होगा, भले ही वो पार्लियामेंट से भले ही वो हो करके आया हो, अंत में पार्लियामेंट उस पर विचार कर सकती है। चूंकि ये मामला जेपीसी की समस्या है और संविधान के विरोध में वक्फ का कानून खड़ा है, संविधान के समता का जो व्यवहार है उसके विरोध में वक्फ का कानून खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी टिप्पणियां हैं वक्फ के कानून पे, इसलिए निश्चित रूप से ये वाइड है, ये इलीगल है और वक्फ का कानून बिना सुधार के वो ठीक नहीं रह सकता है, संविधान विरोधी माना जाएगा और संविधान विरोधी कोई कानून इस देश में टिकेगा नहीं। तो संविधान आपके नेता लेके घूमते हैं, उस संविधान का पालन करिए और वक्फ में संशोधन को स्वीकार करिए, उस पर अनर्गल प्रलाप मत करिए। जमीन पे कब्जा करने की नियत लेके अनर्गल प्रलाप कानून के नाम पे मत करिए। ये कानून इलीगल और वाइड है। मतलब चंदेल जी, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा और तब आपकी समझ में आ जाएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि 1995 का कानून क्या है। चलिए, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वफ़ से वफा कृष्णम खफा, यानी कि वफ़ से बेवफाई कौन कर रहा है? हमें लगता है कोई नहीं। वफ़ ऐसे ऐसे बातें और ऐसे ऐसे सगुफे वफ़ के बारे में आते हैं जिससे आदमी आश्चर्य में पड़ जाए। ऐसे ही एक सगुफा ये भी आ गया कि महाकुंभ जहां लग रहा है वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। 52 बीघे की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है, जबकि सभी जानते हैं कि ये हजारों सालों से महाकुंभ चला आ रहा है। ग्रंथों में इसका जिक्र है, पौराणिक ग्रंथों में, पुराणों में, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण,
कुर्म पुराण, महाभारत, इन सब में इसका जिक्र है। और वह बोर्ड कब बना है? 1954 के बाद वक्फ बोर्ड उसका जन्म हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो जमीन थी ये वक्फ बोर्ड के नाम किसने की और दान की, या फिर ये हवा हवाई है? वैसे तो बहुत से हमारे मुस्लिम बंधु भी कह रहे हैं कि ये बातें तो हवा हवाई हैं, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बातें इस तरह की आती हैं तो, और ओवैसी जी अब इस तरह की बातें करते हैं कि हम ये अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाए। तो ओवैसी साहब आप सुन लीजिए कि ये जो संपत्ति है, पूरी दुनिया की जो संपत्ति है वो ईश्वर की संपत्ति है, प्रकृति की है। वक्फ बोर्ड अल्लाह ने आपका नहीं बनाया था, आपके अल्लाह नहीं बनाए थे वक्फ बोर्ड। ये भारतीय संविधान के अनुरूप बना था 1954 में। और इसका जवाब वो नहीं मांगेंगे, वो आपसे मांगेंगे कि लोगों को भटकाने का क्यों काम कर रहे हैं आप, लड़ाने का क्यों काम कर रहे हैं, आपस में प्रेम और बंधुत्व सिखाने का काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब तो अल्लाह जरूर मांगेंगे आपसे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।